बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि पिछले अध्याय में हमने छठी शताब्दी का परिवर्तनकारी काल जो पढ़ा था, आज हम मौर्य मगध साम्राज्य के विस्तार के कारण पढ़ेंगे। जैसे कि इसने दे रखा है कि भौगोलिक स्थिति पर्याप्त सहायक प्रमाणित होता है, अर्थात उसमें उत्तर की ओर गंगा, दक्षिण की ओर विंध्याचल पर्वत, पूर्व की ओर सोन और पश्चिम की ओर चंपा नदियाँ थी। इस प्रकार मगध साम्राज्य चारों ओर से सुरक्षित, दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र भी भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। दूसरा है लोहे के विशाल भंडार। जैसा कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के आविष्कार नहीं हुआ था और छठी शताब्दी में लोहे के विशाल भंडार होने के कारण कृषि के आधुनिक यंत्र आ चुके हैं और उससे हमारी जो है लोहे को डालने वाले कार्य आरंभ हो चुके हैं, अर्थात बढ़िया किस्म के शस्त्र भी बन चुके हैं। विशाल सेना। मगध शासकों के पास विशाल और कुशल सेना। नंद शासकों के पास 2 लाख पैदल, 60,000 घुड़सवार, 6,000 हाथी थे। मगध शासकों ने पहली बार विरोधियों को विरुद्ध बड़े स्तर पर हाथियों का प्रयोग भी किया था। इन हाथियों के द्वारा जो है दुर्गों को तोड़ने और यातायात के साधनों के रूप में किया जाता था। अच्छी आर्थिक स्थिति। मगध साम्राज्य के आर्थिक पक्ष में बहुत ही समृद्ध। यहाँ भूमि उपजाऊ, सिंचाई के साधन अर्थात फसलों की भरपूर पैदावार होती थी और इस क्षेत्र में चावल की पैदावार के लिए बहुत ही सुविख्यात था। इसके अलावा भी जो ऊपर कारण दिए गए कि मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक सिद्ध हुए, अर्थात बिम्बसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्मनंद जैसे वीर शक्तिशाली शासकों ने शासन किया और साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत या प्रत्येक संभव प्रयास किया। अर्थात मगध में जाति प्रथा इतनी कठोर नहीं थी कि उस समय भारत के अन्य राज्यों में भी लोगों में परस्पर मेल मिलाप और एकता के कारण मगध के विरोधियों को सरलतापूर्वक पराजित किया जा सकता था। जैसे आगे इसमें स्रोत होता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के मुख्य स्रोत हम जो कह सकते हैं, इसमें मैगेसनी की इंडिका अर्थात इंडिका ने हमें बहुत ही कुछ मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया है। जिस प्रकार सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत भेजा और उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में लगभग 5 वर्ष 302 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक रहा। भारत में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में उसका वर्णन किया गया है। उसने राजा के बारे में क्या बताया है कि राजा चंद्रगुप्त बहुत ही परिश्रमी, कभी भी अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाता था, सारा दिन दरबार में व्यतीत करता था। सरकारी कार्यों को निपटाने के लिए अनेक परामर्शदाता होते थे जिन्हें वे काउंसलर कहता था। बड़ी ही शान शौकत भव्य महल में रहता था। चारों ओर विशाल वाटिका, अनेक किस्म के फूल पौधे वृक्ष लगे हुए थे। राजधानी के संबंध में क्या बताया है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के संबंध में बहुत ही विस्तृत से प्रकाश डाला है और उस समय भारत का सबसे बड़ा शहर, गंगा और सोन नदियों के संगम तट पर स्थित। इसकी लंबाई 80 स्टेडिया यानी कि 15.25 किलोमीटर, चौड़ाई 15 स्टेडिया यानी कि 2.25 किलोमीटर, चारों ओर लकड़ी की दीवार जिसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। इसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई थी जो जल से हमेशा भरी रहती थी। राजमहल मध्य एशिया राजमहल से कहीं अधिक सुंदर और पाटलिपुत्र की व्यवस्था के लिए 30 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। ये समिति आगे चल के 6 विभागों में अर्थात 5 सदस्य एक उसमें होते थे। इसी प्रकार उसने अपनी सैनिक व्यवस्था के संबंध में क्या बताया है कि उस समय उनके पास 7 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ सम्मिलित थे। प्रत्येक रथ में 3 सैनिक होते थे और सेना की व्यवस्था बहुत ही विशाल 30 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। नागरिकों के संबंध में चंद्रगुप्त मौर्य की नागरिक व्यवस्था बहुत ही विस्तृत, चंद्रगुप्त मौर्य एक निर्कुंज शासक, असीम शक्तियाँ और प्रजा का हमेशा कल्याण करता था। इसलिए भारतीय समाज के बारे में, भारतीय समाज बहुत ही रोचक, उसने लिखा कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। उसने ब्राह्मण जो शर्मन आते हैं जिनकी संख्या को बहुत ही कम परंतु समाज में उनकी बहुत ही सम्मान किया जाता था। दूसरे वर्ग में कृषक जिनकी संख्या बहुत अधिक थी। तीसरे वर्ग में राज्य के साधारण कर्मचारी। चौथे वर्ग में पशुपालक और शिकारी। पांचवें वर्ग में शिल्पकार और व्यापारी और छठे वर्ग में राज्य के अन्य लोग आते थे। इसी तरह अधिकारों के कार्य मैगजीन मौर्य साम्राज्य के अधिकारों के बारे में बहुत ही विवरण दिया गया है। उनके अनुसार अधिकारी विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे। नदियों की देखभाल करते थे, भूमि मापन का कार्य करते थे, कुछ अधिकारी वसूली का कार्य भी करते थे। अब इसने जो हमारे कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र दिया गया है, उस समय एक स्रोत हम जो कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी में, उसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक बहुत ही अमूल्य स्रोत
विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के नाम से भी इसको जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का परामर्शदाता और प्रधानमंत्री के द्वारा लिखित महान ग्रंथ अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित था और उसने राजा के कर्तव्य और मंत्रियों के गुणों के बारे में, उनकी विधियां, कूटनीति के नियम, शासन व्यवस्था, और ये अपनी पुस्तक उन्होंने 15 विषयों में बांटा है। उसमें राजा के बारे में हमें क्या बताया है कि कौटिल्य हमेशा कहते थे राजा को योद्धा होना चाहिए, खूब पढ़ा लिखा होना चाहिए, चारों वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, शासन व्यवस्था, व्यापार, उद्योग, उसके बारे में उसको सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, शक्तियाँ असीमित होनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। राजा के आदर्श कौटिल्य के अनुसार राजा का सबसे महान आदर्श प्रजा का कल्याण, अर्थात उसे प्रजा के कल्याण में ही अपने कल्याण समझना चाहिए। राजा के मंत्रियों को कौटिल्य के अनुसार राजा को शासन व्यवस्था कौशल ढंग से चलाने के लिए कुछ मंत्रियों को नियुक्त करना पड़ता था। अर्थात वह लिखता है कि कोई छकड़ा एक पहिए से नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार राजा अकेले शासन को नहीं चला सकता। और ये मंत्री देश के निवासी होने चाहिए, उनका घराना अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए, वेदों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, चरित्र बहुत ही ऊंचा होना चाहिए। गुप्तचर के संबंध में राजा ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा को स्थित गुप्तचर रखने चाहिए। इन गुप्तचरों के कारण राजा ने साम्राज्य में घटित होने वाली प्रत्येक घटनाओं से जानकारी हो सकती है, अर्थात वही राष्ट्र के नब्ज को पहचान सकता है। युद्धों के बारे में, युद्ध के संबंध में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है और आक्रमण करने से पूर्व राजा को शत्रु की शक्ति और दुर्बलता के अनुमान लगा लेना चाहिए। आर्थिक दशा के संबंध में लोगों के दयनीय आर्थिक दशा, उसके विद्रोह, असंतोष सबसे बड़ा कारण है। किसी भी राज्य के लिए लोगों की निर्धनता सबसे बड़ा अवगुण है।